वेलकम माई सेल्फ नीतू। जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि भारत में समाज शास्त्र का क्या महत्व है, यानी कि भारत में, हमारे इंडिया में सोशोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो हमारे लिए क्या करती है, किन किन चीज़ों को पता करने में हमारी हेल्प करती है, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो आपने अगर बीए में आ चुके हो और बीए में आपने सोशोलॉजी ले रखी है तो वहाँ पर आपका फर्स्ट जो चैप्टर है सोशोलॉजी का वो सोशोलॉजी ही है। जो टॉपिक का नाम है वो है व्हाट इज सोशोलॉजी, यानी कि हमारा समाज शास्त्र क्या है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है कि सोशोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके नेचर्स क्या है और कंक्लूजन। ये चार चीजें, कंक्लूजन तो चलो छोड़ भी सकते हैं हम लोग, तीन चीजें जो है मैंने फर्स्ट जो वीडियो है पार्ट 1 उसमें पूरी तरह से आपको बताकर जो है वो बनाकर मैंने कर दिया है। और ये आप कह सकते हो कि ये उसकी इंपॉर्टेंस बता रही हूँ। ये पार्ट सेकंड है, उस जो चैप्टर है उसका पार्ट सेकंड है। फिर हमारा ये चैप्टर हम कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा इसका, ठीक है, जो उसमें बता रखा है कि जो हमारा समाज शास्त्र है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सीधा ही टॉपिक पे उतर जाती हूँ कि हमारा जो भारत में समाज शास्त्र है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें मैं आपको समाज शास्त्र का मीनिंग क्या होता है, उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, डेफिनेशन हो गया, कुछ भी नहीं बताऊंगी। ये मैं जो पार्ट फर्स्ट है उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम जरा वक्त तो बर्बाद नहीं करने वाले हैं, ठीक है यहाँ पर। और मेरा आपसे दरख्वास्त है, जो भी मेरा न्यू व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है, वो उस पार्ट 1 की जो वीडियो है उसको भी जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है, साथ साथ में शुरुआत में ही बताया हुआ है कि आपको क्वेश्चन जो आता है उसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। एक पैटर्न होता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ठीक है। आपके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ में अगर आपको ये भी पता चल जाए कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है तो आपके नंबर बहुत ही ज्यादा आपको अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। वैसे तो जितनी भी वीडियो आपको मेरी जो हाथ लगेंगी, हर वीडियो में मैंने आपको ये जरूर बताया है कि एक क्वेश्चन कैसे होता है और कितने जो मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। बीए में स्पेशली बात करूँ तो 18 नंबर का आता है, और 18 नंबर को किन किन चीजों किस तरह से डिवाइड किया हुआ होता है, ये सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है देखने में तो आप देख सकते हो। तो अब हम बात करते हैं कि भारत में जो समाज शास्त्र है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपको पता है कि हमारा जो भारत है उसमें अलग अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या था कि बहुत बार, या कहे कि बार बार हमारे भारत पर बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी थे जिन्होंने आक्रमण किए थे, उनके अपने अपने रीजंस थे। उसके बाद क्या था, इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है ना वो लगातार टूटती ही चली गई। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने, कम से कम मैं बात करूं तो 150 से 200 साल तक हमारे भारत पर उन्होंने राज किया। लेकिन अंग्रेजों को पता चल गया था कि हमारे भारत में क्या क्या समस्याएं हैं और हमारा जो भारत है उसकी एकता कंटिन्यू टूटती ही चली जा रही है। एक तो बात ये तो पता है आपको कि अंग्रेजों ने भी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। अंग्रेजों ने भी हमारे जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में उस टाइम मौजूद थी, उनको सुलझाने के लिए अंग्रेजों ने भी कुछ भी नहीं किया। इसके पीछे वजह उनकी खुद का ही निजी फायदा ही था। अब अंग्रेजों को जिस चीज से फायदा है वो चीज तो वो करेंगे नहीं। तो इस प्रकार से क्या था कि हमारे भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पैदा हो गई थी और ये धीरे धीरे करके क्या था, कंटिन्यू बढ़ती ही चली जा रही थी। तो अब हमारे लिए जरूरी है कि अब हम उन समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हैं। लेकिन अब हमको क्या है, प्रॉब्लम तो पता चल गई है, लेकिन सुलझाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस समस्या के पीछे कारण क्या है। अगर आपको उसके पीछे का रीजन पता चल जाएगा तब आप उसका सोल्यूशन बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। आपका कोई दोस्त है, प्रॉब्लम में है, सैड बैठा है, रो रहा है, तो आप सबसे पहले क्या बोलते हो, तुझे क्या हुआ है। आप उससे सबसे पहले प्रॉब्लम पूछते हो, फिर पूछते हो कि क्यों, ये क्या होगा, क्यों हुआ था ये, यानी आप कारण पता करने की कोशिश करते हो, रीजन जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपके पास समस्या तो पता चल गई है। जब आपको कारण भी पता लग जाएगा तो आप उस समस्या का समाधान भी बहुत ही अच्छे से बता पाओगे। तो जो भी समस्याएं हमारे भारत में पाई गई थी उन सबके पीछे क्या रीजन थे, क्या कारण थे, इन सभी की जानकारी हमें सिर्फ एक ही चीज दे सकती थी और वो है हमारा समाज शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में सोशोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको बताने वाली हूँ कि किन किन चीजों में जो समाज शास्त्र है, जो हमारा सोशोलॉजी है, हमको मदद करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक है। पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो है सामाजिक समस्याओं के हल में।
सामाजिक समस्याओं के हल में मददगार। ये तो आपको पता है कि हमारे भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं पाई जाती हैं। जैसे मैं उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ, एग्जाम्पल, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, जातिवाद है, भाषावाद है, सांप्रदायिकता है, हमारी जनसंख्या को ही ले लो, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे भारत में जो है वो पाई जाती हैं और ये कंटिन्यूअस क्या है, बढ़ती ही चली जा रही है। अब इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो इसका समाधान करने से पहले हमें इन समस्याओं के पीछे कारण जानना पड़ेगा। इनका पीछे जो काउजल है या हम लोग बोले कि रीजन क्या है, वो हमें पता करना पड़ेगा कि आखिर गरीबी है क्यों, बेरोजगारी क्यों है इतनी ज्यादा, क्यों इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्यों लोग इतने समझदार क्यों नहीं हो पा रहे हैं कि उनको ये पता चल जाए कि उनको ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने हैं, उनको सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करने हैं। तो ये इन सब जो चीजें हैं उनके पीछे क्या रीजन है, ये पता होना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन सब चीजों के लिए जो कारण है वो हमको कौन ला के देगा, वो हमको समाजशास्त्री तो देता है। सिंपल सी बात है, जो समस्याओं के पीछे कौन कौन से रीजन है वो हमको समाजशास्त्र ला के दे रहा है, तो हमारी हेल्प ही हो रही है ना। तो इसीलिए तो उसकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में हमारी हेल्प कर रहा है। वो हमको रीजन ला के दे रहा है कि ये प्रॉब्लम के पीछे रीजन है, अब तुम देखो उसको सॉल्व करो। ठीक है, माफ कीजिए थोड़ी लाइट चली गई थी। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दूसरा जो हेल्प करता है वो हमारा करता है ग्रामीण समाज के विकास में। ठीक है, ग्रामीण समाज के विकास में भी ये मदद करता है। ये तो आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो एक ग्रामीण समाज है, जहाँ की अधिकतर जो जनसंख्या है गांव में ही रहती है। और जब गांव का, सिंपल सी बात है कि हमारे भारत का जो विकास है ना, हमारे भारत की जो डेवलपमेंट है वो गांव पर निर्भर करती है। क्योंकि अगर हम गांव में आधुनिकता ला देंगे, सड़कें बना देंगे, बिजली वगैरह ला देंगे, और जो हम शहरी समाज में सारी सुख सुविधाएं देखते हैं, अगर वो सारी चीजें हम गाँव में भी जो है वो लेके चले जाएंगे, तो गाँव क्या होंगे, बहुत ही डेवलप्ड हो जाएंगे। अब जब शहर तो हमारे पहले से ही पूरी तरह से विकसित है, आधुनिक है, अगर गांव को भी हम लोग आधुनिक कर देंगे तो पूरा भारत, हमारा जो पूरा भारत है वो पूरा एक डेवलप्ड कंट्री कहलाएगा। आज जो हमारा भारत है, हम उसको विकसित देश नहीं कहते हैं, हम उसको विकासशील देश कहते हैं, यानी कि डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं कहते हैं। तो लेकिन पता है क्या आपको कि भारत के जो गांव हैं उनमें इतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, क्योंकि गांव के जो लोग हैं ना वो क्या करते हैं, वो अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। आज भी बाल विवाह को मानते हैं, दहेज प्रथा को बहुत ही मानते हैं, लड़कियों को मार देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि हमारे गांव में नहीं होता, हमने देखा नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्यादातर गांव में ये चीजें होती हैं, हर गांव में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीज आज भी मौजूद है भाई। आज भी लोग अंधविश्वास में भरोसा करते हैं, बहम वगैरह करते रहते हैं कि बिल्ली जो है, काली बिल्ली निकल गई, रास्ता काट दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब लोग इन सब चीजों में ये फंसे रहेंगे, इन सब चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी सोच को ही डेवलप नहीं करना चाहेंगे, सोच को बदलना ही नहीं चाहेंगे, तो हमारा समाज भी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा समाज बिल्कुल भी परिवर्तित होगा ही नहीं। तो अब इन समस्याओं को कैसे सुलझाना है, कैसे गांव के जो लोग हैं, गांव में जो भी दिक्कतें पाई जाती हैं, जो भी समस्याएं पाई जाती हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, ये सभी चीजें क्या करता है, हमारा समाजशास्त्र करता है। और तभी हमें इन सब चीजों के बारे में सब कुछ जो है क्लैरिटी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है हमारा शहरी समाज। अब देखो शहरी समाज में क्या होता है, आपको पता है कि शहरीकरण और औद्योगिकरण, इन दोनों ने क्या किया है, हमारे समाज को बहुत ही ज्यादा बदल कर रख दिया है, पूरी तरह से परिवर्तित ही कर दिया है। क्योंकि ये तो आपको पता है कि जब शहर बने हैं तो शहरों में उद्योग लगाए गए, और उद्योग लगे तो क्या हुआ, वहां पर काम मिलने लगा लोगों को। इससे क्या हुआ कि गांव के जो लोग थे ना वो शहरों में आने लगे, क्योंकि उनको काम मिलने लगा, व्यवसाय मिलने लगा। वो भी गांव में जो काम होते हैं, सिंपल सी बात है, देखो, एक तो उनको काम मिलने लगा, दूसरा है उनको वैरायटी भी मिलने लगी, तरह तरह के काम उनको मिलने लगे। क्योंकि गांव में आपको पता है जाति प्रथा के अकॉर्डिंग लोग रहते हैं, और जो व्यक्ति जिस जाति से संबंधित है
वो केवल वही व्यवसाय कर सकता है, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। तो गांव के जो लोग थे उन्होंने शहरों की ओर जाना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि शहरों में जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, और जब जनसंख्या बढ़ गई तो क्या हुआ कि गंदी बस्तियां बढ़ गई, और जब गंदी बस्तियां, जिनको झोपड़पट्टियां भी कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, उनकी वजह से अपराध बहुत ही बढ़ गए, चोरी चकारी बढ़ गई, रेप बढ़ गए, अपहरण बढ़ गए, जैसे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो भी सामने आ गई। अब मेन मुद्दा यही आ गया फिर से कि अब इन समस्याओं के पीछे कौन सी रीजन है, क्यों लोग झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर हो गए, क्यों उनके पास काम नहीं था जो अपने गाँव में घर बार छोड़कर शहरों में काम करने के लिए आना पड़ा, गंदी बस्तियों में उनको रहना पड़ा। तो इन सब चीजों के पीछे भी तो रीजन ही जानना है, और रीजन हमें कौन देता है? ऑफ कोर्स हमारा समाजशास्त्री हमें रीजन देता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए हम लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जनजातीय कल्याण। अब देखो क्या होता है कि आपको पता है कि हमारे जो भारत है उसमें 3 करोड़ से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। आपको मेन ये पता होना चाहिए कि आदिवासी लोग होते क्या हैं। आदिवासी लोग वे होते हैं जो दूर पहाड़ों जंगलों में रहते हैं। हम जैसे लोग हैं, हमारी जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता वैसे वो मानव होते हैं, यानी हम जैसे शहरी सभ्यता से बहुत ही दूर रहते हैं। उनका खान पान, पहनावा, रहन सहन, भाषा, बोलचाल, उठना बैठना, सब कुछ उनका हमसे अलग होता है। और आपको पता है कि ये पता होना भी चाहिए कि ऐसे बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जहां पर हम जैसे जो लोग हैं उनको जाने को मना किया हुआ है। उसके पीछे एक रीजन है, और रीजन वो ये है, सरकार ने मना किया हुआ है कि वहां पे हम लोग जैसे जो लोग हैं वो घूमने फिरने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि क्या है कि हमारी कोई बीमारी उनको ना लग जाए, क्योंकि अगर उनको लग गई तो उनकी पूरी जो प्रजाति है खत्म हो जाएगी, और उनकी बीमारी हमारे समाज में आ गई, हमको लग गई, तो हम तो वहाँ पे सबके साथ रहेंगे, तो हमारी जो जाति है वो भी समाप्त हो सकती है। तो एक दूसरे की बीमारी या कोई ऐसी वैसी चीज जो है वो अदला बदली ना हो जाए, लेन देन जैसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वहां पर उन्होंने मना करके रखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है कोई जानवर होता है, स्पेशली कोई प्रजाति होती है, तो उसको भी हम लोग बचा के रखते हैं। तो हमारे समाज में लोग आदिवासी जंगलों में जरूर रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस तो उनकी हमारी जैसी है ना। ठीक है, तो जो हमारा समाजशास्त्र क्या है, अब आपको पता है कि उनके पास अगर बीमार पड़ भी जाए वो लोग, तो क्या होगा, हॉस्पिटल तो उनके पास है नहीं, ना कोई स्कूल होता है, ना कोई हॉस्पिटल होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस अपनी जड़ी बूटियों के आधार पर ही वो लोग काम करते हैं। आपने टीवी शोज में आपने नहीं देखा होगा तो बता देती हूँ, बेयर ग्रिल्स का नाम तो शायद सभी लोग जानते ही होंगे, डिस्कवरी पर उनका शो आता है। उसके बाद एक प्राइमल सर्वाइवर नाम का भी एक शो आता है, वो जरूर देखिएगा। अगर आपको ट्राइबल सोसाइटी के बारे में जानना है तो आपको बहुत जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो क्या करता है, जो भी शो में जो हीरो बना हुआ है वो अलग अलग ट्राइबल्स के पास में जाता है, वहाँ की टेक्निक सीखता है, खाने पीने की, जो रहन सहन की, ठीक है, और उनका जो शिकार करने का क्या तरीका होता है, कैसे लोग एकजुट होकर काम करते हैं, वो सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको आदिवासियों की अलग अलग प्रजातियां जाननी है तो उस शो को जरूर देखिएगा। मैं कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब पता है क्या है अब यहाँ पर कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो हमसे तो संपर्क में रहते नहीं हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति से दूर रहते हैं। अब उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, अब उनको हम क्या कर सकते हैं उनके लिए जिससे उनके मदद मिले, ये सब चीजें हमें समाजशास्त्री हमको प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर हम उनके संपर्क में थोड़ा बहुत आ गए, वैसे तो आजकल ये होने लगा है कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग हैं जो हम जैसे समाज में मिल चुके हैं, रहते भी हैं, रहन सहन उनका काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो अभी भी जंगलों में ही रहते हैं, अपनी लिमिटेड सुख सुविधाओं के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो सरकार उनके लिए तभी मदद कर पाएगी जब उनकी समस्याओं के बारे में सरकार को पता चलेगा। अब ये समस्याएं क्या हैं, ये हमको समाजशास्त्री जानकारी लाके देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग को आपने देखा होगा, चाहे मजदूर कोई भी हो, किसान मजदूर हो, ये ईंट जो घर बनाने वाले जो मजदूर होते हैं, कितने टाइप के मजदूर होते हैं, बहुत सारे मजदूर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, बारिश में काम करते हैं, लेकिन क्या है, गरीब ही रहते हैं। मतलब इतना ज्यादा ये लोग काम करते हैं, इतना ज्यादा काम करते हैं, फिर भी गरीबी की जिंदगी वो लोग जीते हैं। अब सरकार जो भी पुल वगैरह बनवाती है, सरकार की तरफ से जो मजदूर लगाए जाते हैं, तो सरकार उनको बहुत सारे पैसा देती है।
फालतू में नहीं देती है, उनकी जो दिहाड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बीच में जो ठेकेदार होते हैं ना वो उनकी सैलरी को खा जाते हैं और उन्हें बहुत ही कम पैसे देते हैं। वो तो अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं जैसा वो हमेशा करते हैं हर जगह पर, लेकिन जो ठेकेदार लोग होते हैं ना वो उनसे उनकी सैलरी को आधा ही कर लेते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी क्यों है कि क्यों वो इतना काम करने के बावजूद भी उनकी स्थिति खराब ही होती जा रही है, उसके बावजूद भी उनको कई बार तो उनको काम भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीजें भी जानने के लिए हमको समाजशास्त्र की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाजशास्त्री हमको सब कुछ लाके देगा और तभी हम उन चीजों में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है राजनीतिक गतिविधियां। हमारे भारत की मैं बात करूं, क्योंकि भारत की बात कर रही हूं, तो उसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। कांग्रेस है, बीजेपी है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये समय समय पर समाज में दंगे फसाद भी करवाती हैं, सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। हमको ये बोला जाता है कि जो हमारा देश का नेता है, जो भी प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश को एकजुट रखेगा, लेकिन आजकल के टाइम की बात करूं तो ऐसा तो कुछ है नहीं। क्या करते हैं, ये धार्मिक वोट है, ये जातीय वाला वोट है, मतलब ये खुद हमको धर्म जाति में बांट रहे हैं कि इतने से इतने मुस्लिम वोट मिलेंगे और इतने हिंदू वोट मिलेंगे। इन्होंने पहले से कैटेगरी बना के बांटा हुआ है। ये लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि सब भारत के नागरिक एक जैसे हैं, कोई भी आके वोट दे देगा। यहाँ से धार्मिक वोट आएगा, यहाँ से मुस्लिम वोट आएगा और यहाँ से हिंदू वोट आएगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई। हमारे देश के जो लीडर्स हैं उनको तो एकता स्थापित करने का काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अलग ही हो रहा है। ये लोग सांप्रदायिकता फैलाते हैं। कभी किसी का कुछ मुद्दा उठ गया तो बस सीधे आगजनी कर देते हैं, आग जलाते हैं, पता नहीं क्या आंदोलन करते हैं, हिंसा वगैरह करते हैं। तो इन आंदोलन की जो इन पॉलिटिकल पार्टीज की प्रकृति क्या है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, इनको क्या चाहिए, इन सभी का जो रीजन जानना है तो हमें समाजशास्त्री बता सकता है। अब मैं इतनी देर से एक ही चीज बोल रही हूँ, रीजन वो समाजशास्त्री बता सकता है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोशियोलॉजी को नॉर्मल परिभाषा में डिफाइन करें तो क्या है? सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ अ सोसाइटी। ये जो समाजशास्त्र है वो समाज का अध्ययन है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी में क्या है, सोशियोलॉजी में सोशल आ रहा है, सोशल शब्द निकल के आ रहा है, यानी सामाजिक शब्द निकल के आ रहा है। जो समाजशास्त्र है, जो सोशियोलॉजी है, वो समाज का अध्ययन करता है। तो समाज में जो भी दिक्कत है, जो भी चीज की कमी है, वो सब की स्टडी कौन करता है? सोशियोलॉजी करता है। तो अगर हमें समाज के बारे में जानना है, किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो हम सोशियोलॉजी के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि वही तो सबकी स्टडी करता है। बात यहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा समाजशास्त्र है वो इन सब चीजों में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कंक्लूजन को भूल के मत आइएगा। लास्ट में कंक्लूजन आपने लिख के आना है, कम से कम 2 से 3 लाइनें लिख के आ जाओगे तो आपके लिए बहुत जरूरी और अच्छा हो जाएगा। और जो कंक्लूजन होता है आपका पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है। समझ में आया कुछ? इसी तरह से मैंने जो पार्ट फर्स्ट है उसमें आपको सब कुछ बताया हुआ है। पेपर को देखो, आपको पास नॉलेज बहुत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उसके साथ पेपर को लिखने का तरीका भी अगर जोड़ लोगे तो नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे आपके, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है हमारा पूरी से कवर हो चुका है। ये मैं जानती हूँ कि आप लोग चले जाएंगे, लेकिन मुझे जो काम करना है वो तो मुझे करना ही है। कि अगर आपको मटेरियल अच्छा लगा, पढ़ाना अच्छा लगा, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी ही नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल साइंस है +1 +2 या BA की जो भी हमारी है, ठीक है, और हिंदी के जो भी हिंदी व्याकरण है, संधि समास जो भी है, और जितने भी MCQ क्वेश्चंस हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एप्टीट्यूड है, हिंदी है, इंग्लिश है, हर टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।